हेलो बच्चों, आज की ये सेकेंड वीडियो मैं बना रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन क्लास 11 की। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टॉपिक रिगार्डिंग इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, एमआरटी, बेसिक मीनिंग पढ़े थे इंट्रोडक्शन चैप्टर में। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, किसके बीच में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। हर बच्चा ढंग से समझना माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस होता क्या है। देखो बच्चों, माइक्रो में आई वर्ड आता है। आई का मतलब हम किससे डील करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट से। किससे डील करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट से। तो जब भी हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं वो कौन सा कंसेप्ट बन जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड आता है, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है, टोटल। एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड आता है, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। यहाँ पे जो एग्रीगेट वर्ड यूज किया गया, टोटल वर्ड, वो इकोनॉमी एज एन होल के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया, इकोनॉमी एज एन होल के लिए। सर इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो मैं यहाँ एक मेंबर की इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक मेंबर की इनकम की बात करता हूँ तो वो किसका कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर मैं फैमिली इनकम की बात करूँगा, क्या वो माइक्रो कंसेप्ट बनेगा, मैक्रो का। फैमिली इनकम का मतलब टोटल इनकम हो गई, लेकिन यहाँ जो टोटल वर्ड यूज़ किया गया किसके लिए यूज़ किया गया, इकोनॉमी एज एन होल के लिए। तो फैमिली इनकम माइक्रो का ही कंसेप्ट है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ कौन सी इनकम आती है, यहाँ पे आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब पूरी इकोनॉमी की इनकम। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ डिमांड की, एक कंज्यूमर की डिमांड की, एक पर्सन की डिमांड की, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। जबकि मैं मैक्रो में जो बात करूँगा किसकी बात करूँगा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड। पूरी इकोनॉमी की डिमांड को हम डिनोट करते हैं एग्रीगेट डिमांड से। सपोज करो सेम वे में यहाँ मैं अगर सप्लाई की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई की। तो ये सबसे पहले हमने पहला डिफरेंस का पॉइंट पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट। यानी ये वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो किससे डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एन एग्रीगेट इकोनॉमी एज एन होल। इकोनॉमी एज एन होल की जब बात करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हम कहते हैं प्राइस थ्योरी। क्या नाम देते हैं, प्राइस थ्योरी। सर क्यों, क्योंकि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम यही पढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी। तो इसकी थ्योरी को प्राइस थ्योरी कहते हैं। जबकि मैक्रो में हर चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, इनकम पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हम नाम देते हैं इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को बोलते हैं इनकम थ्योरी और माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को क्या नाम देते हैं, प्राइस थ्योरी। ठीक है, 2 पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, सुनते हैं ना, इसके टूल्स क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो याद रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल होते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही सेंट्रल प्रॉब्लम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये डिसाइड करते हैं रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं कैसे नहीं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन हम बात करते हैं प्रॉब्लम का नाम क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद हमने 4 पॉइंट समझ लिए। ये 4 मार्क्स तक का मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है। जल्दी से, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ
इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट। ये वो ब्रांच इकोनॉमिक्स है जो किससे डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट से, और ये किससे डील करती है, एग्रीगेट इकोनॉमी एज एन होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स कौन से होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का नाम क्या होता है, प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का नाम क्या है, इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला डिफरेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 3 से 4 नंबर के बीच में स्कूल में पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन काफ़ी स्कूल्स में पूछा जाता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो का। तो जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री का मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, माइक्रो का कंसेप्ट है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एक एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल यूनिट है वो माइक्रो का है, और जब पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे मैक्रो का है। चाहे सर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए माइक्रो में रखा गया। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, अब मैंने आप लोगों को सिखाया प्राइस थ्योरी माइक्रो का कंसेप्ट है। टीचर पूछ लेती जनरल प्राइस लेवल माइक्रो का कंसेप्ट है, मैक्रो का, बच्चे लिख के आते हैं माइक्रो का, जबकि जनरल प्राइस लेवल किसका कंसेप्ट है, मैक्रो का। सर क्यों, अभी तो आपने कहा था प्राइस थ्योरी यहाँ पे आती है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये होता है कि पूरी इकोनॉमी में प्राइस का लेवल क्या चल रहा है, इसे जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्रो का कंसेप्ट है, ये पूरी इकोनॉमी के प्राइस लेवल की बात करता है, इसलिए मैंने वर्ड क्लियर कर दिया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला डिफरेंस समझ आ गया, इंट्रोडक्शन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 4 मार्क्स का आता ही आता है। मैं आपको नोट्स एक बार सेंड कर दूंगा, उसमें देखना, आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। वैसे 4 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अगला डिफरेंस की बात करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट डिफरेंस जल्दी से देखते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या है। चलो अगला डिफरेंस, देखो बच्चों, वर्ड है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक वर्ड क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक वर्ड क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक वर्ड क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक वर्ड क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो जरा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का भी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, व्हाट इज और व्हाट आर। व्हाट इज व्हाट आर से जब हम डील करते हैं वो बन जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सर मतलब अभी समझाता हूँ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी और व्हाट ought टू बी, क्या करना चाहिए, चाहिए। तो याद रखना ये कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, नॉर्मेटिव। व्हाट इज क्या होगा, पॉजिटिव। व्हाट शुड बी यानी क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बात करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। मैंने कहा प्राइस अगर बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। ऐसा रियल में होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, इंडिया शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। चाहिए वर्ड आ गया, शुड भी आ गया, तो कौन सी इकोनॉमिक्स बन गई, नॉर्मेटिव। कौन सी इकोनॉमिक्स बन गई, नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव समझ आ गया, करना चाहिए। जब हम चाहिए की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव, ऐसा होगा तो वो कौन सी हो गई, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव में क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं बच्चों। कोज एंड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कोज क्या है, प्राइस बढ़ेगा, इफेक्ट क्या है, डिमांड कम होगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कोज की वजह से इफेक्ट रिलेशन, जबकि ऐसा करना चाहिए, ऐसा रिजल्ट जरूरी नहीं है सेम आए, तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता नॉर्मेटिव, जबकि पॉजिटिव कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। हमने कहा इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी,
पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव है। इंडिया है जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जिसे हम देख सकते हैं तो हम इसे कहते हैं रियल। ये रियल लाइफ सिचुएशन से डील करती है। किससे डील करती है? रियल लाइफ सिचुएशन से। ऐसा है, ठीक है। जबकि हमने कहा इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए। करनी चाहिए। ये कौन सी है? आइडियल लाइफ सिचुएशन। यानी ये रियल से नहीं डील करता है, किससे डील करता है? आइडियल लाइफ सिचुएशन से। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को लॉजिक? तो ये रियल लाइफ से डील करता है, जबकि ये किससे डील करता है? आइडियल लाइफ से। समझ आ गया हर बच्चे को? पक्का ना? अब रियल लाइफ सिचुएशन से डील करता है और ये किससे डील करता है? आइडियल लाइफ सिचुएशन से। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, इसमें क्या आता है। पॉजिटिव समझ आ गया, नॉर्मेटिव समझ आ गया। पॉजिटिव व्हाट इज व्हाट आर, नॉर्मेटिव क्या होता है? व्हाट शुड बी व्हाट ऑट टू बी, क्या करना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, जबकि यहाँ कोई कोज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होता। ये रियल लाइफ से डील करता है, जबकि ये किससे डील करता है? आइडियल लाइफ से, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट देखना, यहाँ पे हम जजमेंट देते हैं। क्या देते हैं? जजमेंट। ऐसा करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी पनिश, स्टूडेंट शुड बी पनिश, ठीक है। अब पनिश करना चाहिए, क्यों पनिश करना चाहिए? फॉर हार्ड वर्क, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी पनिश फॉर हार्ड वर्क, ये हम जजमेंट दे रहे हैं। ऐसा करना चाहिए तो वो हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन ये हम क्या दे रहे हैं? जजमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है हर बच्चे को पनिश करके हार्ड वर्क करवाया जाए। तो ये जजमेंट देते हैं। इसमें हम कौन सी जजमेंट देते हैं? वैल्यू जजमेंट। जबकि यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होती, सिर्फ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन बोर्ड में जब लास्ट टाइम माइक्रो का पेपर हुआ था 2 साल पहले बोर्ड में, यानी लास्ट ईयर 12th में माइक्रो लास्ट टाइम थी, तो 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आया था, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव से। स्कूल के पेपर में तो मीनिंग आता है या केस दे देंगे, लेकिन उसमें क्या आता है? एक हेडलाइन दे दी थी न्यूज़पेपर की और आपसे पूछा था एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी है। तो ध्यान रख के चलना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करेगी? व्हाट इज व्हाट आर, यानी रियल लाइफ से डील करेगी। और जबकि नॉर्मेटिव किससे डील करेगी? आइडियल लाइफ से। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है पूरा कंसेप्ट? पक्का? ये हमने सीखा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।